Hello everyone, welcome back to my channel Grady Physics. So today we start our new chapter which is laws of motion. As we know that Newton's law of motion is a part of classical physics. It means आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं which is Newton's law of motion that is also called Newton's mechanics या न्यूटन के टाइम की mechanics. So let us see how many topics are there in this chapter. First, we know about some basic introduction about laws of motion. Second, the law of inertia, Newton's first law of motion, Newton's second law, and Newton's third law of motion. Then conservation of momentum, equilibrium of a particle, common forces in mechanics, circular motion. At last, we will read summary of whole chapter and solve some numericals also. तो जैसे कि आप अभी तक पढ़ रहे थे वो था काइनेमेटिक्स. आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा जो हमारा सेकंड चैप्टर है. अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी जाकर पढ़ सकते हैं. तो बेसिकली काइनेमेटिक्स हमें क्या बताता है? तो काइनेमेटिक्स हमें बताता है कि व्हाट इज़ द अफेक्ट, मतलब जो भी मूवमेंट हो रहा हो किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में, जैसे कि बॉडी की स्पीड चेंज हुई या बॉडी एक्सेलरेट कर गई या किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. पर ये क्या सारी चीज़ें सच में हो रही हैं? क्या ये कोई भी बॉडी मूव कर रही है? अगर वो बॉडी कोई भी मूव कर रही है तो वो सडनली क्यों रुक जाती है? वाई एन एक्सटेंट मोशन. तो अगर काइनेमेटिक्स का हम दूसरा नाम देखें वो होता है रेस्ट एंड मोशन. तो हमें ये पता करना है रेस्ट और मोशन हो क्यों रहा है, और वी कैन से दैट अब हमें ये जानना है इसके कॉज के बारे में. तो जो कॉज है काइनेमेटिक्स का वो होता है डायनामिक्स ऑफ मोशन. डायनामिक्स में वैसे कॉज और इफेक्ट दोनों ही कवर होते हैं, बट बेसिकली यहाँ हमें कॉज की बात करनी है कि मोशन क्यों होता है, मोशन कब रुकता है, या मोशन का कॉज क्या है. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कॉज ऑफ मोशन इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. So now let us take some examples on this. Suppose अपने पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है u. Now that object starts moving, then the speed of that object becomes v. तो इस केस में इस बॉडी की स्टेट चेंज हुई. Now the question arises why its state gets changed. हमें तो यहाँ इसमें इसका कॉज पता करना था, तो इसकी स्टेट क्यों चेंज हुई? तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की स्टेट इसलिए चेंज हुई क्योंकि इसके ऊपर लगा है फोर्स, एंड वी नो दैट फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे सिर्फ फोर्स के बारे में. अगर आपने ये चैप्टर किसी भी बुक में देखा होगा तो आपको पता होगा कि सिर्फ फोर्स पर ही पूरा चैप्टर बना है, और वी कैन से दैट हमें फोर्स के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है कि हाउ मैनी फोर्सेज आर देयर, how we define someone, what is the actual meaning of force is, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पर हम सबको बारी बारी से सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और एंड में इसी पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से. तो अभी हम क्या बात करते हैं कि फोर्स एक कॉज है जो क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है. और फोर्स की यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन होती है. इसकी एक और यूनिट होती है सीजीएस में, वो होती है डायन. तो ये तो बात की हमने फोर्स की यूनिट्स की. अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की. तो आपको पता ही है फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अब हमें इसमें क्या देखना है, इसमें रेस्ट एंड मोशन को देखना है कि फोर्स कैसे चेंज करता है. तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि किस किस टाइप्स की फोर्सेस होती हैं. तो फोर्सेस बहुत ही टाइप्स की हो सकती है, आप लिखते ही जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगी. तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ ऐसी फोर्सेस की बात की है जो अभी आपके सिलेबस में है या आगे चलकर यूज़ होती है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वीक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस. तो नॉन कॉन्टैक्ट से स्टार्ट करते हैं. अपनी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं. इट मीन्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जिसमें दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं,
वैसे ही इसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती हैं, जिसमें नॉर्थ पोल से को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। इसमें नॉर्थ टू साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही इसको डिफाइन करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स क्लास 12th के चैप्टर है, तो ये सबको अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस की। कांटेक्ट फोर्सेस में आती है टेंशन फोर्स, जिसको डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से। स्ट्रिंग फोर्स वगैरह, जिसमें स्ट्रिंग वगैरह होती हैं। नॉर्मल रिएक्शन, ये परपेंडिकुलर यूज़ होती है या इसके लिए लगता है कैपिटल एन। और लास्ट है हमारी स्प्रिंग फोर्स, जो ये सब स्प्रिंग वगैरह में लगने वाली फोर्सेस होती हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वीक फोर्सेस कि वो क्या होती है। तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ी होंगी आपने केमिस्ट्री में, वही होती है हमारी वीक फोर्सेस। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। जो न्यूक्लियर के अंदर फोर्सेस होती है, जैसे एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर साथ में रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, पर इस केस में फिर भी वो साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और ये भी हमारा क्लास 12th का ही टॉपिक है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो अब हमारा इसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन होना है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर होना है। टेंशन फोर्सेस पर, नॉर्मल रिएक्शन और स्प्रिंग फोर्सेस पर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, लेकिन लोग बोलते हैं जो वीक फोर्सेस है वो कांटेक्ट फोर्सेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्सेस को ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। पढ़ना है इसके बारे में आप गूगल पर या विकिपीडिया पर, लेकिन अभी हमें ये सब नहीं पढ़ना है, अभी ये सब इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है। सपोज यहाँ पर एक मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, वेट, ग्रेविटी या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अर्थ अट्रैक्ट कर लेगा इस मास m को, किधर अट्रैक्ट करेगा, एज इट सेंटर्स, और वो फोर्स होगी mg, क्योंकि वेट ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कई बार एग्जाम्स में इसको kgf करके भी दे रखा होता है, लाइक 1 kgf इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन, या जो भी ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, अगर 10 दे रखी है तो हम इसकी जगह पे 9.8 भी लगा ले सकते हैं। तो ये तो हमारी सबसे पहले फोर्स हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, और अभी हमें इससे ज़्यादा यहाँ बात नहीं करनी है। तो बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। वो होता है F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दो मास हैं M1 एंड M2, उनके बीच की डिस्टेंस है R, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फोर्स विच इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक मास रखा है m, जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या हम कह सकते हैं वेट की फोर्स लग रही है सेंटर पर, वो है W इक्वल्स टू mg। इस केस में क्या ये मास नीचे की तरफ गिर रहा है। अब इतना तो हमें पता है, इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, तो क्या ये मास नीचे की तरफ गिर रहा है। एंड द आंसर इज नो, ये मास नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। और अगर ये मास नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी, जो इस मास को नीचे गिरने से रोक रही होगी, या हम कह सकते हैं इस मास को कोई अनडिफाइंड फोर्स होल्ड करके रखी हुई होगी। तो ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, या नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। या अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, तो नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब आपके पास कांटेक्ट होता है दो बॉडीज़ का। तो जैसे इस केस में यहाँ इस सरफेस पर नॉर्मल n पर मास लगाया है, वैसे ही मास m इस सरफेस पर भी है। क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फोर्स ऑलवेज अपेयर्स इन पेयर्स। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, हम पढ़ेंगे आगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। तो जैसे इस पर नॉर्मल रिएक्शन आया, सेम यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन आया, और ये
यहाँ पर परपेंडिकुलर यूज़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ एक स्फेयर बॉल ले लूँ और इस पर मैंने एक मास रखा है m, तो अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा? तो इस केस में यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। खास बात इसमें यह है कि सर्कल में जो भी नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सेंटर से ज़रूर पास करता है। सर्कल में आप किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये उसके सेंटर में ज़रूर पास होगा। तो अब ये तो बात करी हमने नॉर्मल रिएक्शन की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोर्स की तरफ, वो है टेंशन फोर्स। तो बेसिकली टेंशन स्ट्रिंग, रोड या चेन वगैरह में आता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लटका दिया है, तो अब इस स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होगी? जैसे मास m का ऑब्जेक्ट है तो वो नीचे की तरफ खींचेगा mg फोर्स से। इस केस में क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है? क्योंकि अर्थ तो इसको नीचे की तरफ mg फोर्स से खींच रहा है, लेकिन तब भी ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है। मतलब इस मास m को कोई फोर्स ऊपर खींच रहा होगा, तो वो फोर्स है टेंशन फोर्स। टेंशन का डायरेक्शन कैसे बनाना है? तो इसका डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट होगा। ऐसे ही हम स्प्रिंग फोर्स को या टेंशन को डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो फोर्सेस की बात की, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्सेस। इसमें और भी बहुत केसेस हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसके कंपैरिजन में बहुत कम बताए हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ बेसिक इंट्रो दिया है फोर्सेस का या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉज की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So thank you so much guys for watching my video. If you like it, then please subscribe my channel and share also my video.